नमस्कार दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूं सेक्शन 197। जब लोअर रेट ऑफ टीडीएस के लिए एसएससी अप्लाई करता है एओ के पास में 197 ए कब आपका फॉर्म 15G और 15H फाइल करते हैं और 198 जो आपका टीडीएस काटा जाएगा वो आपका इनकम होगा। टुडे वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री टॉपिक इन डिटेल and I hope after my video, after this video, you will not have any problem in 197, 197A and 198. There is a confusion among the person that which form is applicable for us, 15G or 15H. So after this video, this confusion will be over. आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 197 सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन एट लोअर रेट। क्या होगा? एसएससी अप्लाई करेगा एओ के पास में कि टैक्स रेट कम काटा जाए, कि मेरा जो टीडीएस का रेट है वो कम किया जाए। ये आपका एसएससी एओ के पास में अप्लाई करेगा इन फॉर्म नंबर 13 में फॉर ग्रांट ऑफ डीएससी। फॉर्म नंबर 13 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो फर्निश करेगा कि इस साल का एस्टिमेटेड इनकम कितना होगा, इस साल कितना एडवांस टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है, लास्ट 4 ईयर्स का आईटीआर क्या था, उसके ऊपर वेल्थ टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं है। फॉर्म नंबर 13 में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप फिलअप करोगे, एसएससी फिलअप करेगा, एओ को अप्लाई करेगा फॉर्म नंबर 13 में थ्रू डीएससी और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अप्लाई करने के बाद क्या होगा? अब ये देखिए कि ये किस किस के लिए अप्लाई कर सकता है, एसएससी किस किस के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से ऐसे टीडीएस है जिसके लिए वो फॉर्म 13 अप्लाई कर सकता है ताकि रेट को कम किया जाए। देखिए दिया हुआ है 192, 193, 194, 194A, 194C, 194G, 194H, I, J, K, L, A, LBB, LBC, 194M, 194O एंड 195। 195 आपका फॉरेन टैक्सेशन से और LBB और LBC भी आपका फॉरेन टैक्सेशन से रिलीवेंट है। तो ये जो आपका 194 LA, LBB, LBC और 195 ये तीनों के तीनों जब मैं आपके फॉरेन टैक्सेशन को डील करूंगा उस टाइम इसको मैं दिखा दूंगा। आप लोग को इसका वीडियो मैं लिंक में भेज दूंगा। फॉर द टाइम बिंग 192 से लेकर 194K तक मैंने पूरा बता दिया आपको, 194M और 194O में कवर कर चुका हूं। अब आप देखिए इसमें कौन से नहीं आते हैं। इसमें आपका 194N नहीं आता है। इसमें क्या नहीं आता है? 194N नहीं आता है। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल इसके अंदर में नहीं आते हैं। उसके लिए आप लोअर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और क्या नहीं आता है? 194Q नहीं आता, उसका रेट ही बहुत कम होता है, इसीलिए 194Q भी इसके अंदर में नहीं आता है कि लोअर डिडक्शन के लिए 194Q भी फॉल नहीं करता। अभी देखिए एओ क्या करेगा, जो आपने इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 13 में दिया था, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, एओ आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। वो सर्टिफिकेट जब तक आपको इशू किया जाएगा तब तक वो वैलिड रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट है वो जो टैक्स काटेगा आपका टीडीएस उसको इशू किया जाता है, लेकिन यदि टैक्स डिडक्टर की संख्या अधिक है तो ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? till the certificate is valid, deductor deduct TDS at such lower rate, एट सच रेट। उस सर्टिफिकेट में रेट दिया हुआ है, जब तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है तब तक आपका उसी रेट में वो टीडीएस काटेगा। देखिए आगे 197A नो डिडक्शन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस। देखिए किस पे एप्लीकेबल होगा। 15G कौन पे करेगा, 15G किसके लिए है, 15H किसके लिए है, ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ। 15G कब दिया जाएगा मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 15G बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी ऑफ फॉर्म। तो 15G कंपनी ऑफ फॉर्म के अलावा एनी पर्सन 15G सबमिट करेंगे। किसके ऊपर सबमिट करेंगे बताना तुम, कब सबमिट करेंगे? जो नो डिडक्शन ऑफ टैक्स, आप टैक्स को आपको टैक्स नहीं काटना है, किसके ऊपर बताइए तो? जो डिडक्टर है उसको सबमिट करेंगे। जो आपको टैक्स नहीं काटना है, किसके ऊपर नहीं काटना है? अंडर सेक्शन 192 ए, 193, 194A, D, DA, I एंड 194K। इसके अंदर भी आपका 194M नहीं है, 194N नहीं है, 194O नहीं है, 194Q नहीं है। ठीक है। ये 15G क्या होता है? अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एक 15G एक
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बैंकर को सबमिट करते हैं कि मेरे जो फिक्स डिपॉजिट पर आप टीडीएस मत काटो। हम लोग नॉर्मली बैंकर को इसलिए पे करते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, एक डिक्लेरेशन आप देते हो इन राइटिंग इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू द इफेक्ट दैट द टैक्स ऑन हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम विल बी नील। क्या होगा बताओ, आप 15G क्यों सबमिट करते हो? 15G आप सबमिट करते हो, जो टैक्स आपका आएगा आपके टोटल इनकम पर वो नील होगा। जो टैक्स आपका आएगा आपके टोटल इनकम पर वह आपका जीरो होगा, इसीलिए आप टीडीएस मत काटिए। ये डिक्लेरेशन आप 15G में सबमिट करते हो, ठीक है। अभी देखो क्या बोला गया, सबसेक्शन 1A इज नॉट एप्लीकेबल। 1A एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपका इनकम पे किया जा रहा है और दैट इनकम इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जो इनकम पे किया जा रहा है वो इनकम क्या है, किसी को एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट ही मिलता है एंड एफडी इंटरेस्ट इज मोर देन 2.5 लाख, तो आप उसके लिए 15G सबमिट नहीं करोगे। तो मेरे पास और कोई इनकम नहीं, सिर्फ एफडी ही है और मैं टोटल इनकम जीरो आएगा आफ्टर गेटिंग द 87 ए रिबेट, मुझे रिबेट मिलने के बाद मेरा जीरो आएगा। आप वो नहीं कर सकते हो, वो आप नहीं कर सकते। उसमें क्या बोला गया है, वन मतलब क्या बोला गया, देखिए 1A एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपका जो इनकम पे किया जा रहा है और क्रेडिट किया जा रहा है वो मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स से अधिक है, उससे अधिक है। समझ में आया? तो 15G कौन देगा? 15G देगा एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फॉर्म। किस किस के लिए दे सकता है? 192A के लिए दे सकता है, 193 के लिए दे सकता है, 194A के लिए दे सकता है, 194D, DA, I and K के लिए दे सकता है। आगे देखते हैं। अब जो 1C क्या बोल रहा है, सेम एज 1A, मतलब क्या बोला गया है, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 15H होगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगा, 15H होगा, और अदर देन सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ इंडिविजुअल 15G होगा। 15G किसके लिए एप्लीकेबल होगा? अदर देन कंपनी और फॉर्म और सीनियर सिटीजन के लिए 15H आ जाएगा। समझ गए? अभी देखना ये जो 1B था ना, 1B में क्या बोला गया था, जो इनकम पे किया जा रहा है, जो इनकम पे किया जा रहा है वो इनकम यदि मोर देन योर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, देन इन दैट केस यू के 15G आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन 15H के लिए ऐसा नहीं है। मान लो कोई सीनियर सिटीजन है और उसको सिर्फ एफडी से इंटरेस्ट मिलता है 2.8, उसको एफडी से इंटरेस्ट मिलता है 3.5 लाख का, उसका लिमिट 3 लाख का होता है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और 3.5 लाख या 4 लाख का मिलता है और आप 87A का रिबेट लेके वो जीरो आ जाता है, तो उस केस में वो 15H सबमिट कर सकता है। समझ में आया? एक बेसिक डिफरेंस आपका 15G और 15H में क्या आ गया, समझ गए? 15H इज एप्लीकेबल फॉर सीनियर सिटीजन एंड 15G इज एप्लीकेबल फॉर पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन एंड अदर देन कंपनी एंड फर्म। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, no reduction of tax shall be made from any payment to any person for on behalf of new pension system trust referred to in section 1044। आप लोग को सबको समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से आपको हल्का से ब्रीफ कर दे रहा हूं। 15G अदर देन सीनियर सिटीजन कंपनी और फर्म, 15H सीनियर सिटीजन के लिए। 15G क्या होगा, यदि आपका जो इनकम जो पे किया जा रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, तो आपका ऊपर 15G अप्लाई नहीं कर पाओगे। और 15G में आपको क्या बोलना पड़ता है, जो मेरा एस्टिमेट टोटल इनकम होगा वो नील होगा, जो टैक्स ऑन एस्टिमेट टोटल इनकम होगा वो आपका नील होगा। उसी तरह 15H क्या होगा सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन जो पॉइंट 1B है, जो पॉइंट 1B था वो सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो आपको एनपीएस से पैसा मिलेगा, जिसका एग्जाम्पशन मिलता है सेक्शन 1044 में, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आइए देखते हैं कि जिसने टीडीएस काटा, जिसने आपका 15G और 15H लेने के बाद पेमेंट किया, उनके ऊपर क्या लायबिलिटी होगी।
person responsible for paying 197 1A and 1C shall furnish the declaration quarterly। मैंने क्या कहा था, 1A के अंदर में क्या था, 1A के अंदर में 15G था और 1C के अंदर में 15H था। तो यदि आपने बैंक में 15G और 15H सबमिट कर दिए हो और बिना TDS काटे हुए पैसा मिलता है, तो हमारा एक नोशन होता है, सभी का एक नोशन होता है कि ये जो पैसा हमें मिल रहा है ये इनकम टैक्स के दायरे से दूर है, इनकम टैक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि हमें ये पैसा मिला है। बट ऐसी बातें नहीं है, देखिए अभी आपको मालूम चलेगा क्या होगा। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अंडर सेक्शन 197 1A एंड 190C शैल फर्निश अ डिक्लेरेशन क्वार्टरली। एक क्वार्टरली डिक्लेरेशन सबमिट करता है, आपका बैंक क्वार्टरली डिक्लेरेशन सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या बैंक या जो कोई भी। इसके अंदर जो मैंने स्लैब आपको बोल दिया था 192 था, 193 था, 194 था, जो भी इसके अंदर 194A था, 194D था। तो जो भी आपको, जिसके अंदर में आपको 190 जो भी आपको बिना 15G और 15S आपने सबमिट कर दिया और आपको TDS नहीं काटते हैं, उसके लिए क्या होगा, उस डिपार्टमेंट को वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पे किया गया विदाउट डिडक्टिंग TDS बेस्ड ऑन फॉर्म 15G एंड 15H, और उन सभी के लिए क्या होगा, दे नीड टू सबमिट अ रिटर्न क्वार्टरली, इलेक्ट्रॉनिकली क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज फॉलोज। क्या होगा देखना, फर्स्ट क्वार्टर 30 जून के लिए जो गवर्नमेंट यदि पे कर रहा है तो 31 जुलाई, एंड अदर देन गवर्नमेंट है तो 15 जुलाई। यदि सेकेंड क्वार्टर 30 सितंबर के लिए, गवर्नमेंट के लिए 31 अक्टूबर, एंड अदर देन गवर्नमेंट के लिए 15 अक्टूबर। सेम कहानी ये दिसंबर के लिए क्या होगा, 31 जनवरी, अदर देन गवर्नमेंट 15 जनवरी। अब देखिए 31 मार्च क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए 15 मई, और अदर देन गवर्नमेंट के लिए 30 अप्रैल। ये एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है, ये एक डिक्लेरेशन सबमिट करता है कि मैंने पे किया है बेस्ड ऑन गेटिंग 15G एंड 15H, और ये मुझे क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना पड़ रहा है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये आप लोग मत सोच के रखिएगा कि आपने 15G और 15H आपने दे दिया तो आप इनकम टैक्स के आंखों से दूर है, आप उसके स्कैनर से दूर है, ऐसा बात नहीं है। वो आप उसके स्कैनर में है, क्योंकि ये जो रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बिना TDS काटे हुए पे किया है, वो बोल दे रहा है कि मैंने इस पैन नंबर के अगेंस्ट मैंने बिना TDS काटे हुए मैंने पे किया। ठीक है, सेक्शन 198 कंसेप्चुअल टॉपिक है। देखिए क्या होता है, जो टैक्स काटा जाता है वो आपका इनकम होता है। जैसे मान लो मैं CA हूँ, मैं किसी क्लाइंट पर बिल रेज किया 1 लाख रुपीज का, एंड जो क्लाइंट है मुझको 10,000 रुपीज का TDS काट के 90,000 रुपीज मुझे दिया। फॉर मी इनकम इज 90,000 और 1 लाख, इनकम इज 1 लाख। समझ में आया। तो जब कहीं भी जो भी आपका TDS कटता है वो आपका इनकम होता है, वो आपका इनकम होता है। बट ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, ऑल सम डिडक्टेड एज TDS शैल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन SSC बी डीम्ड टू बी एन इनकम रिसिप्ट। क्लियर है। अभी देखिए इसके एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर में आपका प्रोवाइडेड दैट द सम बीइंग द टैक्स पेड अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ 192 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन SSC। 192 1A में क्या होता है, एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर जो टैक्स पे कर देता है ऑन परक्विजिट से, तो वो आपका परक्विजिट के रूप में आता है, इसीलिए वो आपका इनकम नहीं माना जाएगा। तो 198 में एक्सेप्शन है 192 1A का, जो एम्प्लॉयर पे करता है एज अ परक्विजिट एम्प्लॉय के बिहाफ में, टैक्स ऑन परक्विजिट वो आपका 192 1A में आता है। और सेकंड आपका आ गया 194N। मैंने 194N को लेकर कहा था कि जब ये 194N आया था तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था। TDS एंड कैश विड्रॉल में अपना पैसा खुद ही निकालूंगा तो वो कैसे मेरा इनकम का आ जाएगा, बिकॉज TDS इज योर इनकम, TDS इज योर इनकम। तो मैं अपना पैसा मैं खुद निकाल रहा हूं और बैंक TDS काट रहा है, तो ये जो मैंने अपना पैसा खुद निकाला वो मेरा इनकम कैसे हो गया। तो इसको लेकर बता दी कि प्रॉब्लम हुआ था, ह्यू एंड ट्राई हुआ था। तो बाद में इनकम टैक्स एक्ट में इसको चेंज कर दिया गया और 198 का में एक एक्सेप्शन ला दिया गया 194N का। तो 198 क्या बोलता है, जो भी आप पैसा काटते हो वो आपका इनकम होता है। एक्सेप्शन है इसके 192 1A एंड 194N। चलिए थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास। काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि यदि आपका कुछ क्वेरी है, मैं यदि क्वेरी को एड्रेस कर पाया तो अच्छी बात है। यदि कुछ क्वेरी फिर भी आपका रह गया तो यू कैन राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। माई मेल ID इज ऑल्सो गिवन हियर, यू कैन सेंड मी मेल फॉर PPT एंड फॉर योर क्वेरी ऑल्सो, आई विल रिप्लाई ऑन मेल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।